हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट टाइम पर हमने जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, यानी कि एक पूरा सीरीज़ चल रहा है आपके सिलेक्शन के लिए, दिन रात मेहनत की जा रही है। एसएससी एमटीएस 2024 हमारा टारगेट है और सेट नंबर 9 है। प्लीज़ बेटा मेरे वीडियो को 2x की स्पीड में देखें तो जस्ट 15 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। चलिए, बी वेरी वेरी फास्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। Now, if you see here, we are going to face the set number 9 and date is 05092023 and set number 3rd is there. We will start with the question number 1. Synonym आपको बताना है. You will have to give the synonym of the same word. We have word design. Design का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है भैया। डिज़ाइन का मतलब किसी चीज़ का डिज़ाइन करना या निर्माण करना। ठीक है। Destroy means नष्ट करना, किसी को डिवास्ट कर देना। फैब्रिकेट मीन्स निर्माण करना किसी चीज का। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट। इंस्पेक्ट मीन्स किसी चीज को पहचानना, निरीक्षण करना, आइडेंटिफाई करना किसी को। आइडेंटिफाई या फिर टेस्ट करना किसी को। थोड़ा सा सही कर देते हैं, थोड़ा तिरछा तिरछा। कॉपी मीन्स किसी का क्या करना, नकल करना, किसी की नकल करना, चीट करना, किसी की नकल करना। ठीक है। कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना किसी की। इमिटेट, इमिटेट का मतलब भी क्या होता है, नकल करना। तो सिनोनिम बताना है। निर्माण करने का क्या बनेगा, निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या कह रहा है? 2 इज अगेन रिलेटेड टू द सिनोनिम। एलिगेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिगेंट? एलिगेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए। एलिगेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो। कैसा हो? एंटाइजिंग, आकर्षक हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अट्रैक्टिव, एल्यूरिंग, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, लेकिन समय की डिमांड जितनी है उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। बदसूरत का मतलब क्या होता है, अगली मतलब बस। माइटी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकतवर हो। टॉल का मतलब सभी को मालूम है, जिसकी हाइट ज़्यादा लंबी हो, लॉन्ग। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर हो, मन को भा जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेसफुल। एलिगेंस मीन्स ग्रेसफुल। सो फोर्थ विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड वाले को देख लेते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस। अमेजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, शानदार, मार्वलस, वंडरफुल। कैसी परफॉर्मेंस, उसकी शानदार परफॉर्मेंस। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जहां पे दो लोग हों, दोहरा। जैसे बाय आ गया ना, बाय मतलब दोहरा। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, बाइनरी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टर्सरी इक्वेशन, ये सारी के सारी। अच्छा, उसके बाद में आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का सभी को मतलब मालूम है, साधारण होता है। नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है आपदा, कोई प्रॉब्लम आ जाना। और कॉलियरी का मतलब होता है जहाँ पर कोयला घर होता है, कोयला खाना। ठीक है, कोयला खाना। कोयला कोयला खान कह सकते हैं, कोयला खाना नहीं। कोयला, कोयले की जो खान होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास में, कॉलरी कहलाती है। अभी क्या चाहिए, किसी की अमेजिंग परफॉर्मेंस है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। तो शानदार का अपोजिट क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2। एंटोनिम्स आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन हु इज नोन फॉर इज हेट्रेड। पहले तो देख लीजिए क्या पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अ पर्सन हु इज नोन फॉर इज हेट्रेड टुवर्ड द एंटायर मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानवता से क्या करता हो, नफरत करता हो। पहला वर्ड है हमारे पास में इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जिसने बैंक से कर्जा ले रखा हो लेकिन बैंक का कर्जा नहीं लौटा पा रहा हो, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट, दिवालिया। मर्सनरी मीन्स होता है बंधुआ मजदूर। मर्सरी का मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। भैया ये किराए पे काम करेगा, बंधुआ मजदूर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्रियों का पीछा करता रहता हो हमेशा, पिछलग्गू, पिछलग्गू, हमेशा महिलाओं के पीछे पड़ा रहता हो, फिलोगाइनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है मिसेंथ्रोपिस्ट, जिसका मतलब होता है जो मानवता से नफरत करता हो, मानवता द्वेषी या मानवता नफरत करने वाला। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। बेटा ये पूरी वॉकैब फाइल में से ही आ रही है, मेरे को रोज रोज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन वाले सारे बच्चे जानते हैं कि फाइल का एक एक वर्ड आया है पेपर के अंदर। एग्जाम बाद में हुआ था, पेपर हमने बच्चों को पहले करा दिया था। ये एग्जाम बाद में हुआ, वॉकैब हमने पहले ही याद करा दी थी। अ थिंग विच हैपन्स एवरी 2 ईयर। जो चीज़ दिन में 2 साल, साल में 2 बार होती हो। भैया शुरू हो जाइए। एनुअल मतलब वार्षिक,
वर्ष में एक बार होगी, ठीक है। सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, 100 वर्षों का शताब्दी। बाइएनियल का मतलब क्या होता है, द्विवार्षिक, ये दिन में साल में 2 बार होती है, द्विवार्षिक, ठीक है। और बाई मंथली का मतलब कहता है महीने में 2 बार होने वाला द्विमाही। तो हमें क्या चाहिए, वार्षिक वाला चाहिए। कभी भी वर्ड एनियल आ जाए यानी कि वो वर्ष को बताता है, बाय कभी भी आ जाए 2 लोगों को दर्शाता है, दैट इज वाई आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, बाय एनियल। Now comes to the question number 6. Here question number 6 is also related to one word substitution. Just read the question. A poem of lamentation on the death of someone loved and admired. ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु के ऊपर कोई पोयम लिखी जाएगी, लैमिनेशन मतलब कहता है शोक, उसकी मृत्यु के ऊपर कोई पोयम लिखी जाएगी, कोई दुखद वृत्तांत होगा, अपने प्रेमी या किसी प्रशंसाजनक की मृत्यु पर कोई कहानी लिखी जाती है, पोयम लिखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है। पहली वर्ड है और सॉलिलॉक्यू, ये होता है आत्मसंवाद या आत्मभाषण। इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक ही व्यक्ति बोलता है, सोलो होता है, मतलब एक व्यक्ति बोलेगा और वही अपनी बातों को सुनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ड है एलिगी। एलिगी का मतलब होता है शोक गीत, किसी की मृत्यु पर शोक गीत गाया जाएगा। एपिथेप का मतलब होता है बेटा कब्र लेख, कब्र के ऊपर जो लिखी रहती है बातें, दैट इज कॉल्ड कब्र लेख। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद। तो अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऐसी कविता जो किसी के दुख पर गाई जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 शोक गीत एलिगी। चलिए, कीप वंस टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 7, हियर द क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू द इडियम्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीप वंस टेम्पर? कीप वंस टेम्पर मीन्स शांत रहना। क्या होता है बेटा, शांत रहना। अब शांत रहने के लिए वर्ड देखिए, टू मीट विद डिजास्टर, किसी प्राकृतिक आपदा से मिलना, नहीं। टू बिकम इम्पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा अधीर हो जाना, नहीं। टू रिमेन काल्म, हमेशा शांत रहना, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 3। पर बाकी टू बिकम एंग्री नहीं, ये नहीं होगा हमारा आंसर। क्लियर? ओके, लेट्स सी अनदर वन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोला गया है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है काफ़ी देर से शांत बैठे हुए थे और अब बोलने का समय आ गया, यानी चुप्पी तोड़ना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी बोलना चालना शुरू करना। तो देखिए, टू से समथिंग दैट मेक स्ट्रेंजर अनकंफर्टेबल, कुछ ऐसी चीज़ कह देना जो अजनबी व्यक्तियों के लिए काफ़ी असहज हो जाए, नहीं। टू से समथिंग दैट मेक पीपल हु आर मीटिंग टू फर्स्ट टाइम फॉर मोर कंफर्टेबल, लोगों से बातचीत करना जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। टू से समथिंग दैट मेक पीपल एक्साइटेड फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ कह देना कि लोग उत्तेजक हो जाएं, नहीं। टू से समथिंग मीन्स टू द पीपल इन अ ग्रुप, कोई ऐसी चीज़ कह देना जो लोगों के लिए मतलब की बात हो, नहीं। केवल एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा सही आंसर होगा, कि पहली बार अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उससे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो ब्रेक द आइज होता है चुप्पी तोड़ना। चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू द ईडियम एंड फ्रेजेस। चलिए, टू गेट कोल्ड फील, अब इसका मतलब क्या होता है, डर जाना। क्या होता है, कोल्ड फील का मतलब क्या होता है, ऐसी स्थिति, भयावह वाली स्थिति जिसमें डर का माहौल पैदा होता हो। शुरू हो जाइए। रन फॉर लाइफ, जीवन के लिए दौड़, नहीं। फाल सिक, बीमार पड़ जाना, नहीं। टू बी अफ्रेड, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर जाना। अच्छा, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, निराश होना। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर कर सकूं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड को फास्ट रखा हुआ हूं। आपको 20 से 25 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाए वीडियो। आपका करीब 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये मेरा टारगेट है। आई डो नॉट थिंक यू शुड गो आउट इन द रेन, मुझे नहीं लगता कि आपको बरसात में बाहर जाना चाहिए। इट इज़ रेनिंग, देखिए तेज वर्षा होने के लिए बोला जाता है हमेशा बेटा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, तेज वर्षा होना या भारी वर्षा होना। आपको सुनने में जरा अतिशयोक्ति लगेगी कि सर लंबी लंबी फेंक रहे हैं, ना जाने दसियों बार इस कंसेप्ट को मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पेपर बाद में हुआ है 2023 का, उससे पहले क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। सिर्फ अनसीन पैसेज को छोड़ दो, इसके अंदर एक पैसेज आएगा, 20 में से 20 क्वेश्चन वही हैं बेटा जो पढ़ाए गए थे क्लास के अंदर। हो सकता है कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो, जाके एक बार चेक कर लेना फाइल के अंदर, रजिस्टर के अंदर सारा डेटा मिल जाएगा आपको। और यू उस पर भी टेलीग्राम पर भी डला हुआ है, टेलीग्राम पर भी चेक कर लेना। लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ना पड़ेगा बेटा। द टीम हैड अ डैश विद द रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल गिवन बाय द
मिस्टर एल्बर्ट, मैं मिस्टर एल्बर्ट के द्वारा एक प्रपोजल दिया था तो टीम उस पर डिस्कशन कर रही थी। हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। तो देखिए यहाँ पर सबरे एक जैसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशन डिस्कशन। पहली स्पेलिंग गलत है, डिस्कशन की ये नहीं होगी। अच्छा, दूसरी वाली डिस्कशन की स्पेलिंग भी सही है, तीसरी वाली भी सही है, चौथी वाली डिस्कशन में एक एस का मारा तो ये भी गलत है। अब सर इन दोनों डिस्कशन में से कौन सा आएगा? अगर डिस्कशन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता तो आता कैपिटल लेटर, कैपिटल डी आता। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक, इसलिए स्मॉल लेटर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में स्मॉल और कैपिटल के ऊपर भी एरर बनाया गया है। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है? सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर एम्प्लॉयज गुड। कुछ प्राइवेट बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को गुड अच्छा देते हैं। अब सुनिए, गुड बेटा होता है एडजेक्टिव, है ना, और वेल होता है बेटा एडवर्ब। तो अब सुनिए पहले एडजेक्टिव के बारे में। मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, वह क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया बेटा। और मैंने बोला ही प्लेज वेल, तो अभी इधर पे क्या हो रहा है, ही प्लेज वेल का मतलब क्या हो गया, ये एडवर्ब है, वह अच्छा खेलता है, यानी खेलने के गुण को बताया जा रहा है। एक और तरीका ये है कि एडजेक्टिव से पहले बेटा एक आर्टिकल आता है, जबकि एडवर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता है इस केस के अंदर। अब शुरू हो जाइए। द बैंक प्ले पेज देयर एम्प्लॉयज गुड, गुड नहीं होगा बेटा, क्या लगाओगे, वेल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, क्योंकि एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए होता है। दैट्स वाई अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13। हाउ द क्वेश्चन नंबर 13 goes on? It is related to the spelling error. Just go with the option here. Profound, profound की स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है, ये नहीं होती है profound, profound ये भी नहीं होगा। और ये दोनों एक जैसे हम शक्ल हैं क्या? ये देखो थर्ड और फोर्थ वाले, थर्ड और फोर्थ हम शक्ल बन गए। हाँ, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है। कैपिटल पी जब आएगा जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, नहीं, ये सेंटेंस के मिड में है, बीच में है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कैपिटल और स्मॉल वाला भी ये पूछ रहे हैं। नंबर 14 देखिए, राम्या शूज आर पॉलिश बाय ग्रैंड डॉटर। राम्या के शूज़ क्या हैं, उसकी बड़ी बहन के द्वारा पॉलिश किए जाते हैं, यानी इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, पेसिव वॉइस का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और देखिए बाई भी लगा हुआ है, बाई भी पेसिव वॉइस को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। और 15 किस चीज़ से रिलेट करता है वो देखिए। द फूड वॉज टू सॉल्टी डैश दिस मॉर्निंग। आपको मालूम है TOO आता है, और इधर पे आ जाता है हमारे पास में एडजेक्टिव, फिर TO2 आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक फॉर्मेशन है बेटा। तो पहला वाला टू तो आ रहा है, दूसरा एडजेक्टिव भी आ रहा है हमारे पास में, तीसरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें चाहिए 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ क्या रहा है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़े अब आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। सो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा मेरे को 1 मिनट दीजिए, ये डॉगी है, डॉगी ने शायद कैमरे को हिला दिया है। चलिए इसको बाद में ही देखूंगा, है ना? इसको मैं बाद में देखता हूँ। अरे महाराज हट जाओ यार, अभी अटको मत, अभी मत अटको, बस अभी मत अटको, बस 1 मिनट दीजिए बेटा, जस्ट मैं चेक कर लूँ। इन्होंने कैमरा मूव कर दिया, पूरा घर मेरा दिख रहा होगा इसके अंदर, है ना? क्या करें, मैं परेशान हो गया हूँ डॉगियों से, ये डॉगी लोगों से मैं परेशान हो गया हूँ। चलो वो भी देखना ही पड़ेगा बेटा मेरे को। फ्रॉम करंट स्लाइड बढ़ता हूँ आगे की तरफ। आई विल गोइंग ऑन एन ऑफिशियल टूर नेक्स्ट वीक। मैं अगले ऑफिशियल टूर, मैं अगले हफ्ते नेक्स्ट टूर पर जा रहा हूँ, ऑफिशियल टूर के लिए जा रहा हूँ। तो जा रहा होऊंगा यानी फ्यूचर केस आ जाएगा, तो विल नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, विल बी गोइंग। मीनिंग क्या बोला गया है, मैं अगले हफ्ते ऑफिशियल टूर के लिए जा रहा हूँ, इट मीन्स फ्यूचर केस। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। 17 किस तरह का कंटेंट है उसको जान लेते हैं। 17 वाले में बोला गया है हमारे पास में, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ टाइम पीरियड बिटवीन द लेट एंड 1980s एंड द लेट 200s अ वर्ल्ड वाज द कैरेक्टरिस्टिक बाय द कन्वर्जेशंस। क्या होगा इसमें, क्या होगा देखिए,
ज़्यादा विचार मत कीजिए। आपको मैंने बोला था ना आर्टिकल पढ़ के जाना प्लीज़। पेपर के अंदर आर्टिकल चैप्टर में से गारंटेड क्वेश्चन आएगा। अ वर्ल्ड कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, द वर्ल्ड होता है। ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यूनिक जो चीज़ होती है उनसे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। 18 क्या कह रहा है, शैली एंड कीट्स आर राइटर्स। शैली एंड कीट क्या है, दो राइटर्स हैं, बट आई प्रेफर द लास्ट। जब बेटा दो लोगों की बात होती है तब लास्ट का यूज़ नहीं होता है, तब यूज़ होता है वर्ड बेटा लेटर का। किसका यूज़ होता है, लेटर का, LATTER। अब आपको करना क्या है वो देखिए। अगर कोई व्यक्ति क्या हो, दो लोग हों, यानी ए और बी दोनों ने कंपटीशन किया, इसमें जो पहला होगा वो कहलाएगा फॉर्मर, और जो इसमें बाद वाला होगा वो कहलाएगा लेटर। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोग हो गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, हम 3 को ही देख लेते हैं बस। तो इसमें जो पहला वाला होगा वो कहलाएगा फर्स्ट, और इसमें जो बाद वाला होगा वो क्या कहलाएगा, लास्ट। क्लियर। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कीजिए आप लोग। देखिए 1 मिनट, आप अगले वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है। 1 मिनट जरा मैं इसको सेटअप कर दूं, मैं सभी मैसेज इसी टाइम पर ही आएंगे। जिस टाइम पे मेरा वीडियो अब करना होगा ना, उस टाइम पे दुनिया जान के लोग मेरे को याद करेंगे। हाँ, तब तो सबको याद आएगी, सर जी, वैसे याद नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है लेट अस अप्रिशिएट। बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेट अस अप्रिशिएट, क्वेश्चन में ये स्पेलिंग गलत है अप्रिशिएट की। कंट्रीब्यूट अवर माइट टू बी प्रोफेशन प्रमोशनल एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड इन द डायरेक्शन। तो भैया अब आपको क्वेश्चन में स्पेलिंग गलत दी गई है अप्रिशिएट की, तो पहले तो भैया करेक्ट करो। कौन से वाले ऑप्शन में अप्रिशिएट की स्पेलिंग करेक्ट है भैया, पहले में तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरे में अप्रिशिएट की स्पेलिंग गलत है तो ये आउट हो गया। तीसरा वाला सही है, चौथे वाले में अप्रिशिएट की स्पेलिंग गलत है, ये भी आउट होगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए। सपोर्ट इसमें सही लिखा है, पहले वाले में सपोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दूसरे वाले में स्पेलिंग सही थी, तीसरे वाले में राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा भैया, केवल एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 3 जो सही स्पेलिंग के साथ में दिया गया है। बाकी भी स्पेलिंग अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 की सही स्पेलिंग होगी। नंबर 20 देखिए, 20 किस तरीके से डील कर रहा है। जया सेड, बेटा ध्यान रखें, मैंने आपको कई बार बताया है, कभी भी दैट बीच में आए तो अगर पहले प्रेजेंट टेंस हो तो बाद में भी प्रेजेंट टेंस, पहले पास्ट टेंस हो उसके तो बाद में भी पास्ट टेंस। हमको मालूम है सैड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए बेटा आगे जाके ये जो विल है, विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20 में। लैंग्वेज इज डैश ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट। अच्छा सुनिए, आप एक फॉर्मूले को अच्छे से रट्टा लगा लीजिए, सिंटेक्स चैप्टर का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में से मेरा मानना ये है, मैंने कई बार देखा है एसएससी जो है वो इस फॉर्मूले को ज़रूर पूछता है किसी ना किसी तरीके से अपने एग्ज़ाम फॉर्मेट के अंदर। तो क्या फॉर्मूला है, कभी भी वन ऑफ द आएगा तो उसके बाद में क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और उसके बाद में क्या आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अच्छा, अगर इसके बाद में अगर कोई वर्ब दी होती तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, लेकिन इसमें वर्ब वाला केस नहीं आया है, तो आप इसको एक साइड कर दीजिए। अभी क्लियरली पता चल रहा है आगे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए बोला गया है कि भाषा क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण या मूलभूत एस्पेक्ट है ह्यूमन कम्युनिकेशन का और इंटरेक्शन का। भाषा ही सबसे मूलभूत आधार है व्यक्ति के बातचीत करने का, लोगों से मिलने जुलने का। इट अलाउज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, टू कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट होते हैं, एंड डैश आइडियाज़। तो अपने आइडिया को क्या करेंगे, जब डिफरेंट लोग कनेक्ट होंगे तो देखो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो एंड के बाद में भी यहाँ पे सिमिलर वर्ब आनी चाहिए, एंड के दोनों साइड पे सेम वर्ब आनी चाहिए। तो देखिए शेयरिंग तो नहीं आएगा, शेयर्ड भी नहीं आएगा, शेयर्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। टू के दोनों साइड पर सेम वर्ब होनी चाहिए, एंड से कनेक्ट है तो। फिर बोला गया वाइल मैनी इंडिविजुअल्स ग्रो अप लर्निंग जस्ट वन लैंग्वेज। इनमें से कई सारे लोग क्या होते हैं, केवल एक ही भाषा को सीख कर ही पूरे जीवन भर चलते हैं। दे आर द वेराइटी ऑफ द रीज़न, देयर आर द वेराइटी ऑफ रीज़न, कई सारे इसके कारण भी हैं। वाई लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल। सेकेंड लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, जैसा अभी मैं हिंदी हम जानते हैं, बचपन से हिंदी बोलते हैं।
अब क्या होता है कि हमको आगे कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने के लिए हमको इंग्लिश भी सीखनी पड़ती है, तो इंग्लिश भी सीखनी भी पड़ती है और बोलनी भी पड़ती है हमको, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो बोलनी ही पड़ती है हमको। अब उसका रीज़न है, क्या रीज़न है, तो उसको राइटर क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल करके समझा रहा है कि भाई इसके रीज़न है, फॉर एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा होगा तो मैं अपने सिर का मूवमेंट इधर उधर कर लूँगा। इट कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम जान पहचान करते हैं, लोगों को संज्ञान करते हैं। एनहेंस जॉब प्रोस्पेक्ट, जॉब बढ़ती है। फैसिलिटेट ट्रेवल्स, इसमें क्या होता है, यात्रा कहीं करने जाओ तो उसमें आपको लाभ होता है इसमें। एंड कल्चरल इमरेंस, और आप कल्चर को भी समझ पाते हैं। डैश प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी प्राप्त करना, किसमें प्रोफिशिएंसी प्राप्त करना, एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। प्रोफिशिएंसी को प्राप्त करना ही, प्रोफिशिएंसी को प्राप्त करना सेकेंड लैंग्वेज में इज इनवैल्यूएबल एस्पेक्ट फॉर द पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। भैया अगर आप प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर लेते हैं, किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी प्राप्त कर लेते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में, तो ये आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। फिर बोला गया है वीडियो मीडियम सच एज, वीडियो मीडियम बताए गए हैं, कौन कौन से वीडियो मीडियम है, सच एज डैश आर अमंग द बेस्ट वे टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज एज दे लर्नर्स टू एंगेज विद द कल्चर कंटेंट। भैया देखिए सबसे बढ़िया तरीका है ऑडियो और वीडियो का, क्या है, फिल्म्स। क्या है, फिल्म्स ही सबसे अच्छा तरीका है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों मिलते हैं। तो अगर आप इंग्लिश डबिंग फिल्मों को देखते हैं, नीचे इंग्लिश का सब टाइटल चल रहा हो, तो आप जल्दी लैंग्वेजों को सीखते हैं। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था, हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं जल्दी से जल्दी। कल हम सेट नंबर 10 के साथ में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बेटा अच्छे से तैयारी करें, कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप, मेरे को आप टेलीग्राम कर सकते हैं। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।